हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ को हम एक नए जाविये से पढ़ेंगे, एक नई एंगल से पढ़ेंगे। तो एक सेकंड वे है चार्ल्स लॉ को समझाने का, तो उसकी स्टेटमेंट मैंने लिख दी है, तो ज़रा पढ़ लेते हैं। तो देखें कि वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट pressure is changed by 1/273 times by changing the temperature by 1 degree। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई भी गैस है जिसकी अमाउंट फिक्स है, प्रेशर कांस्टेंट है, अगर उस सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस का अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री अगर चेंज करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा एक्चुअल, उसमें जो चेंज आएगी वो चेंज आएगी 1/273 टाइम। अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं 1 डिग्री, तो उसमें दो ऑप्शन आ सकते हैं, या तो हम टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएं या फिर 1 डिग्री टेम्परेचर को हम कम करें। अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर 1/273 टाइम एक्चुअल वॉल्यूम में इजाफा होगा, या फिर हम 1 डिग्री टेम्परेचर को कम करेंगे तो बजाय इसके कि जो वॉल्यूम है एक्चुअल उसमें इजाफा होगा, 1/273 टाइम जो है वो एक्चुअल वॉल्यूम में कमी होगी। तो इस बात को सीखने के लिए मैं यहाँ पर दो फार्मूला लिख रहा हूँ और फिर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ज़रा देखें, फर्ज कर लेते हैं कि मैं कहूँ कि कोई भी एक गैस है, उसका इनिशियल वॉल्यूम है V1। इनिशियल वॉल्यूम कितना है? V1 है। अब V1 का हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं 1 डिग्री। 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है उसमें जो चेंज आएगी वो लिखी जाएगी ऐसे। हम 1 डिग्री टेम्परेचर कम करेंगे तो फिर हम माइनस की साइन देंगे। अगर मैं कहता हूँ कि मैं 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर साइन कौन सी दूंगा? प्लस। तो पहले मैं प्लस का फॉर्मूला यानी टेम्परेचर के बढ़ाने का फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और फिर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या लिखेंगे। तो एक्चुअल वॉल्यूम जो है उसमें इंक्रीमेंट होगी, पर वो इंक्रीमेंट जो होगी वो एक्चुअल वॉल्यूम का 1/273 टाइम होगी। तो ये है वो फॉर्मूला जिससे आप ये मालूम कर सकते हैं कि जो वॉल्यूम में चेंज आई है दैट इज V2, दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम प्लस V1 मल्टीप्लाई बाय 1/273। तो चेंज जो आई है वो एक्चुअल वॉल्यूम में आई है, ठीक है। इस चेंज को हम एक्चुअल वॉल्यूम में प्लस करेंगे तब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो मैं लिख लेता हूं कि 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज। ये फॉर्मूला तब होगा जब 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा? वो बढ़ेगा। डेफिनेटली यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस स्केल में लिया जाएगा। पर अगर मैं एक फार्मूला लिखता हूँ कि V2 इज इक्वल टू V1 माइनस ब्रैकेट V1 मल्टीप्लाइड बाय 1/273। तो बताओ कि ये फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे? ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? वो डिक्रीज होगा। तो आई थिंक ये दोनों फार्मूला समझ में आ गए होंगे कि एक्चुअल वॉल्यूम में या तो कमी आएगी, एक्चुअल वॉल्यूम में या तो इजाफा होगा। पर वो कितना होगा? वो एक्चुअल वॉल्यूम का 1/273 टाइम होगा। लेकिन कब होगा? जब टेम्परेचर 1 डिग्री या तो इंक्रीज करेंगे या तो 1 डिग्री डिक्रीज करेंगे। क्योंकि हम 1 डिग्री की बात कर रहे हैं तो लिख रहे हैं 1/273। अगर हम 273 यानी 273 डिग्री अगर हम चेंज करते तो हम 273/273 लिखते। तो उसी से रिलेटेड मैंने एक सिंपल क्वेश्चन दिया है, आप समझ जाएंगे। तो ज़रा देखें कि कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक गैस है, उसका इनिशियल वॉल्यूम है सपोज टू बी V2, ठीक। अच्छा, उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। हमें मालूम करना है कि नया वॉल्यूम क्या होगा, यानी V2 मालूम करना है, और हम जा रहे हैं T2 के लिए। तो T2 में जो चेंज आई है यानी इनिशियल टेम्परेचर में जो चेंज आई है वो 0 से 273 आई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर 0 है और चेंज कितनी आई है 273, तो डिफरेंस 273 का है। अगर 1 डिग्री का होता तो मैं 1/273 लेता, पर यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर 273 डिग्री है, तो फिर कैलकुलेशन में 273/273 करेंगे। तो मैंने जो फार्मूला लिखा है वो क्या लिखा है ज़रा देखें, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो मैंने साइन, आप देख सकते हैं ये जो मैंने साइन ली है ये कौन सी ली है? प्लस की। तो फार्मूला क्या बना कि चेंज इन वॉल्यूम, जो नया वॉल्यूम है, नाउ दैट इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम प्लस इनिशियल वॉल्यूम में आने वाली चेंज। पर मैंने लिखा V1 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस
चेंज इन टेम्परेचर जो कि कौन सी स्केल में, सेल्सियस, और उसको डिवाइड कर लिया किससे, 273 से। तो मैं कहता हूं कि V2 जो होगा, नाउ दैट विल बी इक्वल टू V1 जो कि 2 डेसीमीटर क्यूब जो क्वेश्चन में था, ठीक है, प्लस बाय फार्मूला V1 की वैल्यू चूंकि 2 ही है, ठीक है। अब जो चेंज इन टेम्परेचर जो आया है 0 से 273, तो डिफरेंस आया 0 से लेकर 273, वो 273 का ही डिफरेंस है, तो मैंने ऊपर भी 273 लिखा और नीचे भी 273 लिखा। और आप जानते हैं कि 273 कैंसिल हो जाएंगे, नाउ दैट विल बी इक्वल टू 1, तो 2 को 2 से प्लस करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, वो 4। इस क्वेश्चन को अगर आप एक नए जाविये से देखें, अगर आप चाहें, ध्यान से सुनेंगे, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले से करना चाहते हो तो फिर टेम्परेचर जो होगा वो सेल्सियस के बजाय यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन में लेंगे। तो मैं सपोज कर लेता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पर, तो आप ज़रा देखें कैसे। अगर मैं फर्ज करो T2 जो है, T2 जो कि 273 है, नाउ दैट विल बी 546 केल्विन, क्योंकि मैंने टेम्परेचर केल्विन में लेना है। अच्छा, T1 जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, नाउ दैट विल बी इक्वल टू 273, ये भी बात समझ गए होंगे। V1 की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, वो है 2, और हमें मालूम क्या करना है, V2। तो मुझे बताओ कि 273 और 546 1 टाइम एंड 2 टाइम, और अगर इस 2 को मैं यहाँ लेकर जाऊँगा तो 2 × 2 नाउ दैट विल बी 4, तो V2 की वैल्यू 4 आएगी। मतलब चाहे इस क्वेश्चन को आप इस पैटर्न से करें, चाहे इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करें, बात एक ही है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चार्ट लॉ। चार्ट लॉ कहता है कि फॉर एवरी चेंज इन द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री देयर विल बी द चेंज इन द इनिशियल वॉल्यूम एंड दैट चेंज विल बी 1/273 टाइम। आप देख सकते हैं कि 1/273 टाइम इज अ वेरी माइनर चेंज, क्योंकि 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने से जो वॉल्यूम में चेंज आएगी वो बहुत कम आएगी। तो ये है आपका चार्ट लॉ एनॉन। अब चलते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल 1-2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो ज़रा देखें, सबसे पहले आप देखें कि एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है कि एट व्हाट टेम्परेचर, क्या, एट व्हाट टेम्परेचर डज 12 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम बिकम्स डबल। यानी उस किस टेम्परेचर पे 12 डेसीमीटर क्यूब गैस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रखी गई थी उसका वॉल्यूम डबल होगा। मतलब इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम का तो पता है कि इनिशियल अगर 12 है तो डबल 24 होगा। टेम्परेचर पहले 0 था, अब क्या होगा उसको फाइंड करना है। तो आप ज़रा देखें कि वॉल्यूम हमारा इनिशियल कितना था, 12, T1 0 था, उसको मैंने 273 से ऐड कर लिया, तो आप जानते हैं कि नाउ दैट विल बी 273 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर हमें केल्विन में ही लेना है। अच्छा, अब आप देखेंगे V2 हमें क्वेश्चन में इनडायरेक्टली दिया गया क्योंकि वॉल्यूम डबल हो रहा है, तो मैंने अगर ये 12 लिया था तो V2 की वैल्यू 24 है, और मुझे मालूम क्या करना है, T2 टेम्परेचर क्या होगा जहाँ पर ये वॉल्यूम डबल हुआ है, ठीक। तो फिर आप जानते हैं कि वॉल्यूम डबल हुआ है तो टेम्परेचर केल्विन में डबल होना चाहिए, क्योंकि हमने कल क्या पढ़ा था, हमारे लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मीन्स द टेम्परेचर दैट इज टेकन इन द केल्विन स्केल। तो इनिशियल अगर 273 है तो उसका जो डबल होगा वही आंसर होगा। लेकिन फिर भी एक रूटीन जो फॉर्म्स हैं या रूटीन जो आपका फॉर्मूला है उसको लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आप देखें V1/T1 इक्वल्स V2/T2, मैंने वैल्यू पुट कर दी है। V1 12 है, इनिशियल टेम्परेचर 273 केल्विन है, नाउ दैट इज इक्वल टू V2 24 है और T2 फाइंड करना है। तो मुझे बताओ कि ये 12 और ये 24 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, यस दे डू। मुझे बताओ कि हाउ मेनी टाइम, 1 टाइम, हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम। तो फिर जब हम इसका T2 फाइंड करेंगे तो T2 जो होगा, नाउ दैट विल बी 273 मल्टीप्लाई बाय 2, 273 मल्टीप्लाई बाय 2, नाउ दैट विल बी इक्वल टू T2। तो फिर T2 की जो वैल्यू होगी, नाउ दैट विल बी 546 केल्विन। इस केस में जो क्वेश्चन आएगा वो 546 केल्विन, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में यहाँ पर टेम्परेचर सेल्सियस में डबल नहीं हुआ, यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन में डबल हुआ है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, चलो एक और क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ज़रा देखें, अब एक और क्वेश्चन जो है वो भी चार्ल्स लॉ से एसोसिएटेड है। तो आप ज़रा देखें, लिखा है कि फॉर, यू कैन सी, फॉर 3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस, फॉर 3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस, इफ टेम्परेचर इज चेंज फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 100। किसी भी गैस का टेम्परेचर हमने 50 डिग्री सेल्सियस से चेंज करके क्या कर दिया, 100 कर दिया है। अब आपको क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टेम्परेचर इज मल्टीप्लाइड टू इनिशियल वॉल्यूम टू फाइंड द फाइनल वॉल्यूम,
ठीक है। तो अब ज़रा देखें, यहाँ पर यह नहीं पूछा है कि 50 to 100 तक अगर हम जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, हमें यह पूछा है कि इनिशियल वॉल्यूम में टेम्परेचर का कौन सा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें फाइनल वॉल्यूम मिले। तो एक चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल हैं क्या। जैसे कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, ना न्यू टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। हमने उन दोनों टेम्परेचर्स को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में ही लेंगे, ठीक। तो हमें पता है कि 50 डिग्री सेल्सियस 323 और 100 डिग्री सेल्सियस 373, ये दोनों केल्विन में आ गई वैल्यू। ये भी वैल्यू केल्विन में है और ये जो वैल्यू है ये भी केल्विन में है। अब आगे की स्टोरी क्या है, फार्मूला तो आप जानते हैं V1/T1 = V2/T2। हमें V2 फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर V1 जो होगा ये इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे T2 से, तो आप देख सकते हैं V1 = ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी T2 और नीचे वैल्यू कौन सी होगी T1, क्योंकि हमें मालूम क्या करना है V2। तो फिर V2 जब मालूम करेंगे तो इनिशियल वॉल्यूम में टेम्परेचर का जो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे वो है T2/T1। तो फिर आप देखें T2 की वैल्यू 373 है और ये भी केल्विन में, और नीचे जो वैल्यू है 323 है ये भी केल्विन में। तो इस तरह से हमने इनिशियल वॉल्यूम में इनिशियल जो वॉल्यूम है इसमें ये फ्रैक्शन ऑफ टेम्परेचर मल्टीप्लाई किया ताकि हमें क्या मिले, V2 मिले। अगर वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना होता कि एक्चुअल वॉल्यूम क्या है, इतना टेम्परेचर चेंज किया 50 to 100 किया, अब बताओ कि नया वॉल्यूम क्या है, तो फिर तो उसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। पर हमें सिर्फ ये बताना था कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टेम्परेचर इज टू बी मल्टीप्लाई विद द इनिशियल वॉल्यूम सो दैट वी कैन गेट द फाइनल वॉल्यूम। तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन भी आपका जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कोई नहीं है। एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में है कि इफ अ गैस एक्सपेंड एट कांस्टेंट प्रेशर, एक गैस कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंड हो रही है, कोई भी एक गैस है जो कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंड हो रही है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है। ऑप्शन ए नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज, ऑप्शन बी टेम्परेचर इंक्रीज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड देन नन। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बताएं, एक गैस अगर एक्सपेंड हो रही है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसके दो पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। नंबर 1, एक तो रीज़न ये हो सकता है कि भाई आपने गैस की क्वांटिटी को बढ़ा दिया होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा, एक तो वजह ये भी हो सकती है। लेकिन दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि नंबर ऑफ मोल सेम रहे हों, प्रेशर तो वैसे भी सेम है, लेकिन आपने टेम्परेचर बढ़ाया हो। तो ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन बी इंक्रीज आइदर बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मोल, by increasing the number of mole या by increasing the temperature। That's why our correct option will be both A and B। तो इस केस में जो क्वेश्चन होगा उसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, A and B। तो भाई चार्ल्स लॉ जो है इसके क्वेश्चन सिंपल हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हैं। आपको वॉल्यूम मालूम करना है या फिर टेम्परेचर मालूम करना है। लेकिन अगर टेम्परेचर मालूम करना है तो आपने हमेशा कैलकुलेशन को जब करेंगे तो टेम्परेचर केल्विन में लेके करेंगे। केल्विन में टेम्परेचर नहीं है तो आपकी कैलकुलेशन गलत साबित होंगी, आंसर आपका सही नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका गिवन ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, किसी भी क्वेश्चन में गिवन ऑप्शंस अगर सेल्सियस में हैं तो याद रखो जो आपने आंसर केल्विन में फाइंड किया है उसको वापस सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा। आप जानते हैं कि सेल्सियस में अगर टेम्परेचर मालूम करना है तो केल्विन की जो वैल्यू होगी उसमें दोबारा 273 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ताकि आपका केल्विन का जो आंसर आया है वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाए, सेल्सियस में। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑप्शंस केल्विन में है ही नहीं, आपको T2 फाइंड करना है लेकिन ऑप्शन सेल्सियस में है, तो फिर आपको केल्विन में जो निकाला आंसर है उसको दोबारा किस में कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस में। एंड हाउ टू डू दिस, बाय जस्ट सब्ट्रैक्टिंग 273 फ्रॉम द गिवन आंसर केल्विन। सो ये है आज का सिंपल सी पॉइंट रिगार्डिंग टू द चार्ल्स लॉ। एक और लेक्चर में अभी आपको बताने वाला हूँ तो उस पर हम बात करेंगे। सो दैट्स इट एंड ओवर, थैंक यू। वेल, अनदर लेक्चर, हमारा एक और टॉपिक है छोटा सा। नाउ दिस इज कॉल्ड गैलुसेक्स लॉ। एज सच ये जो गैलुसेक्स लॉ है ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, सिंध बोर्ड की जो बुक है उसमें केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके नॉलेज में होनी चाहिए बीइंग ए एंट्री टेस्ट स्टूडेंट। तो गैलुसेक्स लॉ जो है ये कहता है कि प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल, यानी किसी भी गैस का वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए
वॉल्यूम चेंज ना करें, गैस की क्वांटिटी जो है उसको भी चेंज ना करें, नंबर ऑफ मोल भी फिक्स होने चाहिए। तो किसी भी गैस का जो प्रेशर है नाउ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन कब? जब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स दोनों क्या होंगे? फिक्स होंगे। इसको यूँ ले लेते हैं कि भाई प्रेशर जो है अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, तब जब V और N दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएं तो हम कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू के टी, देन K इज इक्वल टू P अपॉन टी। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि K अगर वो P अपॉन टी है तो प्रेशर टू टेम्परेचर रेशियो कांस्टेंट होगा, पर शर्त यह है कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, एक बार फिर कह रहा हूँ कि वो कांस्टेंट हो। तो अगर ये P टू T रेशियो कांस्टेंट है तो चाहे वो रेशियो इनिशियल हो चाहे रेशियो फाइनल हो। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था। तो बस यहाँ पर क्या करना है कि अगर इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल टेम्परेचर है, तो ये भी K के बराबर, अगर हमने टेम्परेचर को चेंज किया होगा तो प्रेशर भी चेंज हुआ होगा, तो इसका रेशियो भी K के बराबर। तो अल्टीमेटली हम गेल-लुसाक लॉ को लिख सकते हैं P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। सो दिस इज द वे हाउ टू गेट द क्वेश्चन। यानी टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे हमारा जो प्रेशर है वो भी क्या होता जाएगा? वो भी बढ़ता जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द केस। पर शर्त यह है कि टेम्परेचर केल्विन स्केल में होना चाहिए। अब इस बात को समझने के लिए कि वाकई ये गेल-लुसाक लॉ सही है, तो इसको एक सर्टेन एक डायग्राम के थ्रू इसको एलाबोरेट करते हैं, टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, देखें कैसे। कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक सिलेंडर है, इसमें हमने किसी भी सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस को एनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, अच्छा पिस्टन अगर अप एंड डाउन होगा, पिस्टन अगर अप एंड डाउन होगा तो फिर तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम चेंज होगा, पर हमने कहा था कि वॉल्यूम फिक्स है। इसमें हमने क्वांटिटी ऑफ द गैस भी फिक्स ले ली, नंबर ऑफ मोल भी फिक्स हैं, और इस गैस का वॉल्यूम भी फिक्स है क्योंकि हमने पिस्टन को एक जगह पे फिक्स किया हुआ है ताकि पिस्टन मूवेबल ना हो, पिस्टन मूवेबल ना हो। अब हमें करना क्या है? हम जानते हैं कि इस गैस जो भी इस कंटेनर में एनक्लोज्ड है ये कुछ ना कुछ प्रेशर तो लगाती होगी। सपोज कर लेते हैं इसका प्रेशर है P। अब आप समझ गए होंगे कि अगर मैं इस गैस का टेम्परेचर T है, इनिशियल टेम्परेचर अगर सपोज करो T1 है, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ अप टू T2 और इस बात को लेकर के T2 जो है वो ग्रेटर है T1 के, मतलब टेम्परेचर मैंने चेंज तो किया पर टेम्परेचर मैंने बढ़ाया है क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उस गैस का जो प्रेशर P1 होगा वो अब कन्वर्ट हो जाएगा किस में? P2 में। यानी इस केस में जो होगा वो P2 ग्रेटर होगा किसके? P1 के। असल में कहानी क्या है? कहानी यह है कि अगर पिस्टन फिक्स है, अमाउंट ऑफ गैस फिक्स है, प्रेशर जो होगा वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस बात को सीखें कैसे? बताओ कि अगर इस गैस को हीट करें तो उस गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फिर मॉलिक्यूलर मोशंस बढ़ेंगी, मॉलिक्यूलर मोशंस बढ़ेंगी तो कोलिजन बढ़ेंगी, कोलिजन बढ़ेगी तो फिर आप जानते हैं कि प्रेशर बढ़ेगा। बस प्रेशर ही बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है। अगर ये पिस्टन ऊपर जाता तो वॉल्यूम बढ़ता, और वॉल्यूम बढ़ता तो फिर जो प्रेशर बढ़ाता वापस कम होता, और प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए फिर वॉल्यूम बढ़ता रहता, तो वो हमारा कौन सा लॉ होता? नाउ दैट वुड बी द चार्ल्स लॉ। लेकिन यहाँ पर गेल-लुसाक लॉ है जो कहता है कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स अगर फिक्स रहें तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सिर्फ कौन सी चीज़ बढ़ेगी? प्रेशर बढ़ेगा। तो आई थिंक ये सारे मामला आपको समझ आने चाहिए। क्लियर हो गई बात ये? गुड। तो हमने देखा कि यहाँ पर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल फिक्स हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है। सो दिस इज सिंपली कॉल्ड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड गेल-लुसाक लॉ। सो दैट्स इट इन ओवर। तो चलो भाई, अब गेल-लुसाक लॉ जो था उसकी अब फॉर्मुलेशन आपको पता है कि P1 अपॉन T1 इक्वल्स P2 अपॉन T2। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ।